जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा वीडियो हिंदी ग्रामर में उपसर्ग का है। यानी उपसर्ग क्या होते हैं, कैसे हम उपसर्ग को पहचान सकते हैं, आज के इसी वीडियो में ये सब हम देखेंगे, सीखेंगे। तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, पूरा समझने का प्रयास करें। देखने में ये टॉपिक बहुत सरल लगता है और इस टॉपिक में से परीक्षा में जो प्रश्न है वो निश्चित रूप से आते हैं और इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं जिनमें हमें सभी उपसर्ग युक्त शब्द लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें से एक जो शब्द होता है उसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ होता है। तो इसी चीज़ को हमें समझना है कि किस प्रकार से हम उपसर्ग को पहचानें और कौन से शब्द में उपसर्ग है या नहीं है, ये पता लगाएं। तो हम समझते हैं, देखते हैं। उपसर्ग शब्द निर्माण की विधि है। सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, जो उपसर्ग है वो शब्द निर्माण की विधि है। यानी कि उपसर्ग है, उनसे शब्द बनाए जाते हैं। किस प्रकार से बनते हैं उपसर्ग की जब हम परिभाषा देखेंगे कि उपसर्ग को लगाने के बाद में उन शब्दों में कुछ विशेषता आ जाती है, या वो कोई विपरीत शब्द हो जाते हैं, या कोई पर्यायवाची शब्द बनता है। इसी प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। दूसरी बात है, उपसर्ग एक शब्दांश है। ये हमें समझने की बात है कि शब्दांश क्या होते हैं। शब्दांश, उपसर्ग एक शब्द नहीं होता है, उपसर्ग एक शब्दांश होता है। यानी शब्द का छोटा भाग, एक अंश, जो स्वतंत्र रूप से कभी भी कहीं भी प्रयुक्त नहीं होता है। उपसर्ग सदैव किसी मूल शब्द के लगकर ही प्रयोग होते हैं और उन शब्दों में विशेषता आती है और उन नए शब्दों का निर्माण भी होता है। तो उपसर्ग वह शब्द है जो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते हैं। तीसरी बात है, उपसर्ग मूल शब्द के पूर्व में लगते हैं। अब जब ये कहा गया कि उपसर्ग स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते हैं, तो किसी न किसी शब्द के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। और कहाँ प्रयुक्त होते हैं? उपसर्ग सदैव मूल शब्द के पूर्व में लगते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। जब हम इसकी परिभाषा देखेंगे तो जो परिभाषा है वो अब तक हमने स्कूल में या छोटे स्तर पे जहाँ भी पढ़ी है, इस तरह से बोली जाती है या लिखवाई जाती है कि शब्दों के आगे लगाकर जो उपसर्ग है वो शब्दों के आगे लगाए जाते हैं और उन शब्दों में विशेषता आ जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। जहाँ कहीं भी अगर परिभाषा पूछ ली जाए तो हमें कहीं भी ये नहीं प्रयोग करना है कि शब्द के आगे लगाई जाती है। आगे से अर्थ है कि जब हम कुछ लिखते हैं या हमें कोई लिखवाता है तो कोई भी बोलेगा आगे लिखो, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे। और जबकि हमें पता है कि उपसर्ग आगे नहीं पीछे लगते हैं, तो कई बार इसको आगे या पीछे के चक्कर में ये गलत हो सकता है। तो हमेशा परिभाषा में ये ध्यान रखें कि शब्द आगे नहीं पूर्व में लगते हैं। जब ये स्वतंत्र प्रयोग नहीं होते हैं तो किसी न किसी शब्द के लगेंगे। हमें ये भी ध्यान रखना है कि वह शब्द मूल शब्द होता है और अर्थयुक्त शब्द होता है। जो मूल शब्द होते हैं वो अर्थयुक्त होते हैं। तो उपसर्ग सदैव सार्थक शब्दों के लगाए जाते हैं। उपसर्ग शब्दांश का अपना अर्थ होता है। जो उपसर्ग होता है उसका भी अपना अर्थ होता है। मूल शब्द सार्थक होते हैं। जो मूल शब्द होते हैं वो सार्थक होते हैं। जैसा कि बताया कि सार्थक शब्द होते हैं जिनके ही उपसर्ग लगाए जाते हैं। उपसर्ग का भी अपना अर्थ होता है। उपसर्ग का अर्थ और मूल शब्द का अर्थ, इन दोनों के जो अर्थ निकलते हैं वही अर्थ या उसके आसपास का अर्थ उपसर्ग लगाने के बाद जो नया शब्द बनता है वह हमें उपसर्ग लगाने के बाद जो शब्द बना है नया, उसमें दिखाई देगा। तो अगर आसपास कोई अर्थ दिखाई देता है, उसी के समान अर्थ या उसके आसपास वाला अर्थ दिखाई देता है, तो वह शब्द उपसर्ग युक्त है। एक पहचान तो इसकी यह है, क्योंकि किसी भी शब्द के आगे कोई भी उपसर्ग हमें नज़र आ सकता है, लेकिन वह उपसर्ग युक्त शब्द हो ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि उपसर्ग उसी शब्द के लगेगा जो सार्थक है, मूल शब्द है और उसी के समान अर्थ देने वाला है। अब हम देखते हैं उपसर्ग का विलोम क्या होता है। देखो, उपसर्ग लगा के भी विलोम शब्द बनते हैं, लेकिन अगर हम ये देखें उपसर्ग आगे लगते हैं शब्दों के, अर्थयुक्त होते हैं, तो इसका विलोम क्या होगा? अगर इसका विलोम पूछा जाए तो इसका विलोम परसर्ग भी होगा और प्रत्यय भी होगा। यानी दोनों में से कुछ भी ऑप्शन में आ जाए, हमें सही करना है।
अब आगे देखते हैं हम उपसर्ग किसे कहते हैं। देखो अभी हमने जो ये बातें आगे पढ़ी है, समझी है, उसी के अनुसार जो परिभाषा है उसको हम देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या शब्द में विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। पहली बात, मूल शब्द के लगते हैं। दूसरा ध्यान रखना है, पूर्व में लगते हैं और अर्थ में परिवर्तन आ जाता है या शब्द में कोई विशेषता आ जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये तो हुई उपसर्ग की परिभाषा। अब हम देखते हैं एक नोट, इसमें क्या ध्यान रखने की बात है। जिस भाषा का उपसर्ग होगा उसी भाषा के शब्द के साथ प्रयोग होगा। यानी कि अलग अलग भाषा के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के होते हैं, हिंदी के होते हैं, उर्दू के होते हैं और विदेशी भाषा के भी उपसर्ग होते हैं। तो अलग अलग भाषा के उपसर्ग होते हैं, मेन होते हैं संस्कृत और हिंदी के, जो कि हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो संस्कृत के उपसर्ग है वो संस्कृत के शब्दों के साथ ही प्रयोग किए जाएंगे। यानी संस्कृत के शब्दों से अर्थ है तत्सम शब्दों के साथ। तो एक ये भी बहुत बड़ी इसकी पहचान है कि उपसर्ग को हम कैसे पहचानें। जो तत्सम शब्द है उनके साथ संस्कृत के उपसर्ग प्रयोग होंगे और जो तद्भव शब्द है उनके साथ हिंदी के उपसर्ग प्रयोग होंगे। आगे देखते हैं, उपसर्ग के प्रयोग से 3 प्रकार के शब्द बनते हैं। ये 3 प्रकार के शब्द कौन कौन से हैं जो इनके साथ बनते हैं? विलोम शब्द बनते हैं, पर्यायवाची शब्द बनते हैं और नए विशेषता वाले शब्द बनते हैं। जो उपसर्ग लगाकर शब्द बनते हैं कई बार उन शब्दों का अर्थ बदल देते हैं। दूसरा है उसके समान ही कोई दूसरा शब्द बनते हैं तो वो होते हैं पर्यायवाची शब्द। और उपसर्ग आगे लगाने के बाद कई बार शब्दों में विशेषता आ जाती है तो विशेषता वाले भी शब्द बनते हैं, नई विशेषता वाले शब्द। अब हम देखते हैं प्रत्येक उपसर्ग का अपना अर्थ होता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया, मूल शब्द भी अर्थ देने वाला होता है। मूल जो शब्द है वह भी सार्थक शब्द होगा जिसके हम उपसर्ग लगाएंगे या लगा हुआ शब्द होगा। प्राय उपसर्ग विधि से बने नए शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ तथा मूल शब्द के अर्थ के आसपास होता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि हम किस प्रकार से पहचानेंगे उपसर्ग युक्त शब्द है अन्यथा नहीं, तो हम देखेंगे कि जो उपसर्ग और मूल शब्द का अर्थ निकल रहा है उन दोनों के अर्थ के आसपास ही जो उपसर्ग लगा हुआ जो शब्द है, उपसर्ग युक्त शब्द है, उसका भी अर्थ उसके आसपास होगा, तो वह उपसर्ग युक्त शब्द होगा। अब किस प्रकार से उपसर्ग लगते हैं और कौन से शब्दों के लगते हैं उनको देख लेते हैं। शब्दांश, पहले क्या आएगा? शब्दांश यानी कि उपसर्ग किसके लगेगा? शब्द के। जो मूल शब्द होगा, सार्थक शब्द होगा, उसके उपसर्ग लगेगा। और क्या बनेगा? उपसर्ग विधि से बनेंगे नए शब्द। उदाहरण देखते हैं, परिभ्रमण। परि उपसर्ग है और भ्रमण मूल शब्द है। हम जानते हैं भ्रमण यानी होता है घूमना और परि यानी होता है चारों ओर। तो दोनों का अलग अलग अर्थ है, चारों ओर घूमना। अब इससे जो शब्द बन रहा है परिभ्रमण, इसका अर्थ भी क्या होता है? चारों ओर घूमना। यानी कि इसमें परि उपसर्ग है और भ्रमण शब्द है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है आगमन। आगमन, गमन यानी चलना जाना, आ यानी आना। तो आगमन का अर्थ हुआ आना। यहाँ आने जाने की बात हो रही है। अगर आ आया है तो आना हो गया और गमन जाना। हार शब्द के साथ लगने वाले उपसर्ग देखते हैं। देखो एक शब्द है हार और इसके कितने सारे उपसर्ग लगाए जा सकते हैं और इन उपसर्गों को लगाने के बाद में इन शब्दों में क्या परिवर्तन आता है उसको हम देखते हैं। कुछ उपसर्ग देखते हैं जिनको हम हार शब्द के लगाएंगे और विभिन्न प्रकार के शब्द बनते हैं। हार शब्द का वैसे तो अर्थ होता है या तो गले में पहनने वाला हार या पराजय। तो देखते हैं वी, आ, प्र, उप, उद, परि और वी प्लस औ।
वी प्लस औ दो उपसर्ग है, यानी किसी भी शब्द के दो उपसर्ग भी लगाए जा सकते हैं, या किसी शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भी लगे हो सकते हैं, या दो प्रत्यय भी लगे हो सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है। तो वी उपसर्ग लगाने से बना शब्द है विहार, आ लगाने से बनता है आहार, और प्र लगाने से बनता है प्रहार, उप लगाने से बनता है उपहार, उद लगाने से उद्धार। कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जो संधि युक्त शब्द होंगे, वहाँ संधि करने पर हमें समझ में आएगा कि यहाँ उपसर्ग संधि युक्त शब्द में लगा है। फिर है ये परिहार, गलत हो गया यहाँ पे, ये है व्यवहार, यहाँ भी संधि वाला शब्द है, और ये संधि है यण संधि, वी उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, और हार शब्द है, तो दो उपसर्ग है यहाँ भी, वी प्लस औ। तो इसीलिए हमने ये शब्द लिया है कि व्यवहार में किस प्रकार से उपसर्ग लगे हुए हैं। तो यहाँ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उपसर्ग वो नहीं होते हैं कि दो टुकड़े कर दिए केवल शब्द के, कई बार उनको जो टुकड़े करते हैं उनके स्वर अलग अलग होते हैं और वो संधियाँ होती है, तो ये हमें पहचानना पड़ेगा। यहाँ संधि भी समझ में आती है, उपसर्ग और संधि आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर दो उपसर्ग लगे हुए हैं। अगला हम देखते हैं देश शब्द है, और देश शब्द के देखो कौन कौन से उपसर्ग लगाए हुए हैं। प्र प्लस देश प्रदेश, वी प्लस देश विदेश, आ प्लस देश आदेश, सम प्लस देश संदेश, और निर प्लस देश निर्देश। तो इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं जिनको उपसर्ग लगाने के बाद इनके अर्थ इनके आसपास ही होते हैं। अब हम समझते हैं और देखते हैं कि संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं वो लगभग 22 होते हैं, और उनमें से जो महत्वपूर्ण उपसर्ग है उनको हमने वीडियो में शामिल किया है। आपकी अगर डिमांड होगी तो हम पूरे के पूरे संस्कृत के और हिंदी के उपसर्ग भी बता सकते हैं। यहाँ हमने वो महत्वपूर्ण उपसर्ग लिए हैं जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। उपसर्ग है परा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें उपसर्ग का अर्थ आना चाहिए। अगर हमें उपसर्ग का अर्थ आता होगा तो हम आराम से मूल शब्द के साथ उपसर्ग जोड़ना और उसमें से उपसर्ग पहचानना सीख जाएंगे, यानी पहचान सकते हैं उसमें से। तो परा शब्द का अर्थ होता है पीछे, विपरीत या अधिक। तो इससे जो शब्द बन रहे हैं पराजय, यानी कि जय शब्द के परा उपसर्ग लगा है। फिर है पराक्रम, क्रम के लगा हुआ है। इसी प्रकार से परा उपसर्ग लग करके पराकाष्ठा बना है। दूसरा देखते हैं अनु। अनु उपसर्ग, यहाँ हमें ध्यान रखना है, कई ऐसे कंफ्यूज करने वाले शब्द होंगे परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, वहाँ अनु के साथ साथ अन उपसर्ग वाले शब्द भी निश्चित रूप से दिए हुए होंगे। और जो शब्द होंगे वो कई शब्द इस प्रकार से बने होंगे कि उनमें संधि होगी, अन अलग करके हम अभी इसमें उदाहरण से हम समझाएंगे। जैसे अनुदित शब्द है, इसमें पहले आएगा, हाँ ये इसका उदाहरण नहीं है, इस यहाँ पर हम देखेंगे इस प्रकार का शब्द भी होगा जिससे हमें लगेगा अनुदित, यानी इसमें तो अनु लगा हुआ है और दित शब्द है, लेकिन ये गलत है। ये गलत कैसे है? अन प्लस उदित होगा तो अनु उपसर्ग नहीं है, क्योंकि जो अनु उपसर्ग होगा वो उसमें पूर्णतः अनु के बाद में कोई मूल शब्द होगा। तो यह है अनुचर, चर यानी चलने वाला, और अनु यानी पीछे पीछे चलने वाला, आसपास ही इसका अर्थ निकलता है। अनुवीक्षण, देखने वाला, पीछे देखने वाला। दूसरा है दुस बुरा कठिन, इसका जो अर्थ होता है बुरा या कठिन, यानी जो कोई भी कार्य हो बुरा हो। कैसा? दुष्चरित्र, यानी चरित्र कैसा है उसका? दु है, बुरा है, दुस है। तो यहाँ विलोम बन रहे हैं, दुष्परिणाम, बुरा परिणाम, दुस्साहस, यानी उसका बेकार जो साहस, बेकार कार्य के लिए जो उसने साहस किया है। साहस करो किसी अच्छे कार्य के लिए, साहस तो किया है उसने लेकिन बुरे कार्य के लिए साहस किया। इसी प्रकार से है निर। निर का अर्थ है बिना और बाहर। तो इससे बनने वाले शब्द हैं निरपराध, निरोग और निराशा। या निरोग में बड़ी की मात्रा आएगी निरोग, जबकि इसमें से हम अलग करेंगे तो निर प्लस रोग। दूर कठिन,
कठिन, बुरा, इसका भी अर्थ होता है कठिन या बुरा। दुरासा, दुराग्रह, दुर्घटना, इससे बनने वाले उपसर्ग युक्त शब्द हैं। अभी, अभी का अर्थ होता है पास या सामने, तो शब्द बन रहे हैं अभिमान, अभियोग, अभ्यास। इसी प्रकार से परि उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है चारों ओर, जैसा हमने पहले भी बताया और बहुत सारे उदाहरण बताए थे। यहाँ हमने 3 उदाहरण लिए हैं, परिहार, पर्यंत और पर्यावरण। ये पर्यावरण में यहाँ मात्रा नहीं आएगी प के साथ, पूरा प आएगा ये। प्रति, प्रति का अर्थ होता है प्रतीक, किसी एक के लिए कहा जाता है प्रत्येक, या किसी शब्द के लगाने के बाद उसका विपरीत अर्थ होता है, तो यानी विपरीत अर्थ में भी प्रति का प्रयोग होता है। प्रतिरूप, रूप का प्रतिरूप, सेम वैसा ही दूसरा रूप। प्रत्युत्तर, उत्तर का उत्तर, यहाँ विपरीत अर्थ में प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार प्रत्याशा, प्रति प्लस आशा। अगला है उप, उप का अर्थ होता है पास या सहायक। तो जो शब्द बनेंगे उप उपसर्ग वाले वह हैं उपवन, उपदेश, उपहार या उपनयन। तो ये कुछ हमने संस्कृत के महत्वपूर्ण उपसर्ग लिए हैं और उनके अर्थ के साथ, उनके उदाहरण के साथ हमने यहाँ वीडियो में शामिल किया है। तो ये महत्वपूर्ण उपसर्ग थे। अगर आपको पूरे उपसर्ग चाहिए तो हम पूरे भी वीडियो में शामिल कर सकते हैं। अगला जो वीडियो होगा इसी से संबंधित होगा, उसमें हम हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग शामिल करेंगे। और बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा तो हम उसमें कुछ प्रश्न भी शामिल करेंगे, अन्यथा प्रश्नों को हम अलग वीडियो में डाल देंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा समझने का प्रयास करें, क्योंकि एक एक बात को बहुत अच्छे से बताया है जिससे हम उपसर्ग को पहचान सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।